हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लुएंट लर्निंग। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस के बुक का चैप्टर नंबर 1 ऑन इक्वालिटी। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इक्वालिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन डेमोक्रेसी। यानी कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री, हमें पता है डेमोक्रेसी का क्या मतलब है कि जहाँ पे पीपल जो है उनके पास सारी पावर है, वो गवर्नमेंट को चुनते हैं, कौन से गवर्नमेंट आने चाहिए वो वोट करते हैं चुनने के लिए, और फिर वही गवर्नमेंट को चलाने का भी काम करते हैं। यानी कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट खुद तो डिसीजन लेती है पर वो किसके लिए लेती है, लोगों के लिए लेती है। ठीक है, पहले पर मोनार्की सिस्टम को पता है ना, मोनार्की सिस्टम यानी कि राजा महाराजा का राज। ठीक है, तो राजा महाराजा क्या थे कि वो प्रजा जो है वो राजा को नहीं चुनती थी। उसमें क्या होता था कि राजा का बेटा राजा बनता था, चाहे वो अच्छा राजा है या बुरा राजा है, पर वो ही राजा बनेगा। ठीक है, ऐसा चलता था। पर अभी क्या है, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम खुद गवर्नमेंट को चुनते हैं। ठीक है, जैसा नेता बोलता है बस, चाहे वो झूठ बोल रहा हो, पर हमें थोड़ी ना पता है, पर हम नेता पर विश्वास करके हमें जो नेता हमारे हित में लगता है, यानी कि हमें जो नेता अच्छा लगता है, हम क्या करते हैं, उसको वोट दे के उसको पावर में लेके आते हैं। ठीक है, तो ये होती है डेमोक्रेसी। तो इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वालिटी के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या इक्वालिटी सच में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक पर्सन को इक्वल राइट्स दिए गए हैं। किसी को भी ऐसा नहीं बोला है कि ये छोटी जाति का है, ये बड़ी जाति का है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, रिटर्न डॉक्यूमेंट है। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तो रिटर्न ही है, प्रिंटेड नहीं है, हैंड रिटन है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक डॉक्यूमेंट, यानी कि एक ऐसा पूरी की पूरी बुक बनाई हुई है जिसमें इंडिया के सारे रूल्स और रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, जो कि गवर्नमेंट को भी फॉलो करने हैं और लोगों को भी फॉलो करना है। ठीक है, तो हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ओके, जिसमें सारे उसके रूल्स और रेगुलेशन लिखे होते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक पर्सन को इक्वल बोला गया है। इसका मतलब है कि कोई भी पर्सन कंट्री का, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उसके कोई भी कास्ट हो, उसका कोई भी रिलीजन हो, वो आदिवासी हो, ट्राइब्स का मतलब आदिवासी हो, एजुकेशनल हो, यानी कि एजुकेशनल का क्या मतलब है कि उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड, यानी कि वो पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा है, वो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है उसका, यानी कि उसके पास ज़्यादा पैसे हैं नहीं है। ठीक है, कैसा भी हो, वो अमीर हो, गरीब हो, मेल हो, फीमेल हो, आदिवासी हो, या फिर अनपढ़ हो, जवान हो, कुछ भी हो, पर वो सभी के सभी लोग इक्वल माने जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। दिस इज़ नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी सीजेस टू एग्जिस्ट, इट डजंट। यानी कि ऐसा नहीं है कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया तो हर कोई कॉन्स्टिट्यूशन की बात मानता है। आज के टाइम में भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे रूल बनाए गए हैं कि कोई भी किसी भी पर्सन को अनइक्वली ट्रीट नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसा रूल बनाया गया है कि सभी पर्सन जो है इक्वल है। पर अभी के टाइम में भी क्या है, हम देखते भी हैं और हमने काफ़ी सारी मतलब बातें भी सुनी है कि अनइक्वालिटी जो है आज के टाइम में भी करी जाती है। ठीक है, यानी कि लोग क्या है कि जिन लोगों के साथ अनइक्वालिटी करी जाती है, इनइक्वालिटी जिनको फेस करनी पड़ती है, उनको पता ही नहीं होता कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई रूल भी है। उनको लगता है कि ऐसा कोई रूल नहीं है एंड हमको तो ये चीज़ें झेलनी ही पड़ेंगी। ठीक है, उनको नॉलेज नहीं है इस चीज़ की कि अनइक्वालिटी जो है, अगर वो अनइक्वालिटी फेस कर रहे हैं तो क्या है, वो जाके रिपोर्ट लिखवा सकता है और उनको जेल में डलवा सकता है, ऐसा वो कर सकता है। ठीक है, पर क्या है, पर उनको पता नहीं है कि ये भी कोई रूल बनाया गया है। उनको लगता है कि उनको तो ये चीज़ें फेस करनी ही पड़ेंगी, इसके लिए कोई रूल रेगुलेशन है ही नहीं। ठीक है, तो इसके लिए नॉलेज की ज़रूरत होती है, इसलिए आपको ये सिविक्स वाली जो सब्जेक्ट है पढ़ा रहे हैं ताकि आपको अवेयरनेस जागे आप में। ठीक है, तो दिस इज़ मतलब आज के टाइम में भी हम देखते हैं कि बहुत सी जगहें जो हैं इस रूल का पालन नहीं किया जाता है, इनइक्वालिटी जो है भी करी जाती है। ठीक है, पर एटलीस्ट ऐसा तो है डेमोक्रेटिक इंडिया में द प्रिंसिपल्स ऑफ इनइक्वालिटी द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड व्हाइल अर्लियर मतलब ऐसा होता तो है कि इनइक्वालिटी जो है लॉ बनाने के बाद भी हो रही है, पर एटलीस्ट डेमोक्रेटिक इंडिया में लॉज तो बनाए गए हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है, मतलब अनइक्वालिटी के लिए लॉज तो बनाए गए हैं, क्योंकि पहले के टाइम में तो इंडिया में कोई भी ऐसा लॉ नहीं था जिससे लोगों की प्रोटेक्शन हो सके डिस्क्रिमिनेशन से और इल ट्रीटमेंट से। डिस्क्रिमिनेशन यानी कि उनको ऐसा बोला जाता, भेदभाव किया जाता उनके साथ। ठीक है,
जिसके साथ भी भेदभाव हो रहा है, वो पहले के टाइम में क्या होता था, जिसके साथ भी भेदभाव हो रहा है वो होने दो, किसी के साथ भी कोई भी ट्रीटमेंट हो रही है, यानी कि उसको कहीं पे जाने से मना कर रहे हैं, उसको गंदा बोल रहे हैं, ये सब बोल रहे हैं, उसको इल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, यानी कि अच्छी तरीके से उसको उसके साथ बर्ताव नहीं कर रहे, होने दो, ठीक है। ऐसा होता था पहले के इंडिया में, मतलब पहले के इंडिया में कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया गया था लोगों को डिस्क्रिमिनेशन और इल ट्रीटमेंट से बचाने के लिए। पर आज के टाइम में क्या है, एटलीस्ट लॉ तो बनाए गए हैं, यानी कि एटलीस्ट ऐसा लॉज तो बनाए गए हैं ताकि लोग जो हैं अगर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन और इल ट्रीटमेंट हो रहा है तो वो जाके कंप्लेन लिखवा सकता है। पहले के टाइम में तो ऐसा था भी नहीं, ठीक है। पर वो अलग बात है कि आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में इस रूल का पालन नहीं किया जा रहा है, लोग आज भी इल ट्रीटमेंट और डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। नाउ देयर आर सेवरल दैट वर्क्स ऑन द टू सी दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड एज इक्वल। यानी कि आज के टाइम में क्या है, लॉज बनाए गए हैं जिसमें लोगों का क्या है कि उनको इल ट्रीटमेंट और डिस्क्रिमिनेशन से बचाया जाता है, और बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं इसके लिए, ठीक है, सी दैट पीपल, ताकि लोग जो है वो ऐसा, मतलब जो गवर्नमेंट है वो ऐसा देख सके कि लोग जो है वो अच्छी तरीके से उनको साथ बर्ताव किया जा रहा है और उनके साथ डिग्निटी से पेश किया जा रहा है, यानी कि उनके साथ उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी यानी कि उनके सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसको बनाए रखा जा रहा है, ठीक है, उनकी बेइज्जती नहीं करी जा रही है और उनको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। दिस रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि ये जो चीज़ें हैं, इन इक्वालिटी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है। फर्स्ट दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। पहली चीज़ तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखे है कि हर एक पर्सन जो है वो इक्वल है लॉ के लिए। इसका मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन हो, चाहे वो कंट्री का प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो या फिर कोई डोमेस्टिक वर्कर ही ना हो। डोमेस्टिक वर्कर यानी कि डोमेस्टिक वर्कर होता है यानी कि कामकाज, यानी कि जो मेड होती है ना, मेड वगैरह जो होती है, तो कोई चाहे वो कंट्री का प्रेसिडेंट हो या मेड हो या फिर कोई डोमेस्टिक वर्कर हो, सभी को सेम लॉ सेम रूल का पालन करना पड़ेगा। लॉ का मतलब क्या होता है, जो कंट्री के लिए रूल रेगुलेशन बनाया जाता है, ठीक है। लॉ का मतलब होता है कोई रूल बनाया जाता है, जैसे कि आपको ड्राइविंग करते टाइम क्या है, हेलमेट पहनना पड़ेगा, ठीक है, ड्राइविंग करते टाइम को हेलमेट पहनना है। तो चाहे वो कंट्री का प्रेसिडेंट होगा, कंट्री के प्रेसिडेंट ने उस रूल को तोड़ा है, उसने बिना हेलमेट पहने ड्राइविंग करी है, तो उसके लिए भी एक्शन लिया जाएगा। और चाहे कोई वो डोमेस्टिक वर्कर यानी कि कोई मेड या फिर कोई हेल्पर ही क्यों ना हो, होम हेल्पर क्यों ना हो, अगर उसने भी रूल का तोड़ा, उसने भी रूल का पालन नहीं किया, उसने भी बिना हेलमेट के गाड़ी चलाई, तो उसके लिए भी एक्शन लिया जाएगा, ठीक है, और सेम एक्शन लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट हो तो उसको कम सज़ा दी जाएगी और जो डोमेस्टिक वर्कर उसको ज़्यादा सज़ा दी जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है, इक्वल है सभी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर का लॉ। ऐसा मतलब इसका मतलब है कि कोई भी पर्सन हो, चाहे वो हायर कास्ट हो, चाहे वो कोई बड़ा पर्सन हो या फिर कोई छोटा पर्सन हो, उसका कोई जान पहचान नहीं है उसकी ज़्यादा एरिया में, तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ जो है, कोई भी लॉ बनाया जाता है तो वो हर किसी के लिए सेम ही है, कानून सबके लिए एक समान है, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या है कि कोई भी पर्सन जो है उसको डिस्क्रिमिनेट, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। उसके रिलीजन को लेकर, कौन से रिलीजन का है वो, उसके लिए उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। रेस यानी कि वो उसका मतलब उसकी स्किन टोन कैसी है उसके लिए नहीं किया जा सकता, ठीक है, काला है या गोरा है इसके लिए नहीं किया जा सकता। रेस का मतलब ये होता है, ठीक है। कास्ट उसकी कौन सी कास्ट है उसके बेसिस पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन, उसके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि वो किस जगह पे बॉर्न हुआ है उसको लेकर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसा होता नहीं कि अच्छा ये लंदन में पैदा हुआ है, वाह इसके साथ तो ऐसे बिहेव करो, बहुत अच्छी तरीके से डिग्निटी से पेश आओ, पर वहीं अगर कोई छोटे मोटे एरिया में पैदा हुआ है, अरे ये तो जाने दो, ये तो उस एरिया में पैदा हुआ है तो गंदा एरिया, नहीं, ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। तो सेकेंड चीज़ क्या लिखी है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कोई भी पर्सन को ऐसी चीज़ों के बेसिस पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, और चाहे वो मेल हो या फीमेल हो उसके ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। थर्ड चीज़ लिखी है कि हर एक पर्सन को एक्सेस है सभी पब्लिक प्लेसेस के लिए, यानी कि पब्लिक प्लेसेस होते हैं जहाँ पे हर कोई आ जा सकता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी भी पर्सन को प्लेग्राउंड, होटल, शॉप्स और मार्केट्स, ये सारे पब्लिक प्लेसेस हैं, तो किसी भी पर्सन को अगर इन पब्लिक प्लेसेस पर जाने से रोका जाता है और कहा जाता है कि तुम इधर नहीं आ सकते, ये तो सब बड़े लोगों के लिए है, छोटे लोग इधर नहीं आ सकते, ऐसा अगर कहा जाए तो क्या है उसके ऊपर भी एक्शन लिए जाते हैं, ठीक है, लॉ है इसके ऊपर। तो कॉन्स्टिट्यूशन में तीसरी चीज़ ये लिखी है कि हर पर्सन को, चाहे वो छोटे कास्ट का हो, बड़े कास्ट का हो, कुछ भी हो, ठीक है, वैसे तो कास्ट वैसी चीज़ कुछ है नहीं, पर क्या है कि लोगों ने बना रखी है कि छोटे कास्ट का है, ये बड़े कास्ट का है, ठीक है, ऐसी चीज़ उन्होंने बना रखी है, लोगों के माइंड सेट है ये। तो क्या है कि कोई भी पर्सन हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो कंट्री का या कोई भी हो, पब्लिक प्लेसेस पे
पब्लिक प्लेसेस पे हर किसी को आने जाने की इजाज़त है, ठीक है। थर्ड चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है, ऑल पर्सन कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग घाट्स, यानी कि हर जो पर्सन है वो यूज़ कर सकता है जो कि पब्लिक के लिए वेल्स, कुएँ बनाए गए हैं, रोड बनाई गई है पब्लिक के लिए, बाथिंग घाट्स बनाए गए हैं पब्लिक के लिए, वो सभी पब्लिक जो है, सभी लोग जो है यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो भी पब्लिक में ही आता है। फोर्थ चीज़ लिखी है, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड। आपने अनटचेबिलिटी के बारे में सुना होगा। अनटचेबिलिटी जिनको नहीं पता उसको बता दूं कि अनटचेबिलिटी का मतलब है कि पहले के टाइम में क्या होता था कि जो छोटे कास्ट के, जिनको माना जाता था कि ये छोटे कास्ट के लोग हैं, ये तो कूड़ा कचरा साफ करते हैं, तो इनको टच करेंगे अगर हम तो हम भी गंदे हो जाएंगे, लोग ऐसा समझते थे। तो उनका क्या था कि लोग उनको टच भी नहीं करते थे, ना उनके आसपास घूमते थे। तो अगर आपके साथ कोई ऐसा करता है कि आपको अगर कोई ऐसा कहे कि इसको टच मत करो, ये तो गंदा है, हम भी गंदा हो जाएंगे अगर इसको टच करेंगे, तो आपको कितना ज़्यादा बुरा फील होगा, कितना बुरा फील होगा आप सोचो, ठीक है, कितना ज़्यादा हर्टेड फील होगा आपको। तो ऐसे पहले के टाइम में जो ऐसा होता था कि ऐसे अनटचेबिलिटी के जो केसेस है वो फेल्ट किए जाते थे, लोग जो है वो फील करते थे, ऐसे बहुत हाई अमाउंट पे किए जाती थी अनटचेबिलिटी पहले के टाइम में, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी जो थी आज के टाइम में अनटचेबिलिटी अबॉलिश कर दी गई है, यानी कि हटा दी गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। फोर्थ चीज़ जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है वो क्या है, अनटचेबिलिटी को हटा दिया जा चुका है, ठीक है, हटा दिया जाना चाहिए अनटचेबिलिटी को, एंड वो हटा भी दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो आज के टाइम में अगर कोई भी ऐसा करता है अनटचेबिलिटी को, मतलब ऐसा अनटचेबिलिटी करता है कि इसको टच मत करो हम भी गंदे हो जाएंगे, ऐसा दूसरों को बताता फिरता है, तो क्या है, आप उसके लिए एक्शन ले सकते हो, आप उसके पुलिस स्टेशन में जाके उसकी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हो, उसको जेल में डलवा सकते हो, ठीक है। तो ये जो जितने भी सारे हमने पॉइंट्स पढ़े ना कॉन्स्टिट्यूशन में, ये जितने भी सारे पॉइंट्स लिखे हैं, अगर आप ऐसी चीज़ें फेस करते हो या आप किसी और को ऐसी चीज़ें फेस करते हुए देखते हो तो आप पुलिस स्टेशन में बेशक जा सकते हो, बिना झिझके जा सकते हो पुलिस स्टेशन में, उस पर्सन के लिए रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हो, ठीक है। इन 1975 फिल्म दीवार, अ बॉय हू वर्क्स इन, मतलब 1975 में एक फिल्म आई थी दीवार, अ बॉय हू वर्क्स एज अ शू शाइन रिफ्यूज टू पिक अप अ कॉइन थ्रोन एट हिम, यानी कि क्या था कि एक लड़का, एक छोटा लड़का जो है वो मना कर देता है, मतलब कि जो एक शू शाइन में काम करता है, यानी कि जो जूते वगैरह पॉलिश करता है ना। तो ये देखो ऊपर फोटो भी दी गई है कि ये 1975 की एक फिल्म दीवार आई थी, तो उसकी ये आपको फ़ोटोज़ दी गई हैं। तो ये एक छोटा बच्चा था एंड ये भी एक छोटा बच्चा है। तो क्या है कि ये दोनों क्या है कि ये जो लड़का है, ठीक है, ये लड़के के बारे में बात करें कि ये शू शाइन में काम करता था, यानी कि वो क्या था कि उसके पास ये जो पर्सन था ये अपने जूते पॉलिश करवाने आया था। तो ये क्या है, ये शू शाइन मतलब जूते पॉलिश करता था ये छोटा लड़का। फिर क्या था कि इस लड़के मतलब जिसने भी क्या था कि उसको कॉइन उसके ऊपर फेंक के दिया, यानी कि इसने इसके जूते पॉलिश कर दिए, ठीक है। एंड फिर जब ये उसको पैसे देने की बारी आई तो उसको, जब छोटे लड़के को जो शू शाइन कर रहा था उसको जब पैसे देने की बारी आई तो जिसने उससे जूते पॉलिश करवाए थे उसने उसके ऊपर कॉइन ऐसे फेंक के दिया, ठीक है। उसने उसके हाथ में नहीं दिया कॉइन को, उसने उसके ऐसे फेंक दिया कि लो ले उठा ले, ठीक है, ऐसे फेंक के उसको कॉइन दिया। तो क्या है कि उसको बहुत बुरा फील हुआ, ओके। तो उसने क्या किया, उसने मना कर दिया कि मैं ये कॉइन नहीं उठाऊंगा, मुझे देना है तो डिग्निटी से दो, मतलब मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए दो, मुझे अच्छी तरीके से, मैंने तो मेरे शूज़ को, जूतों को पॉलिश किया है, रिस्पेक्टफुली पॉलिश किया है, एंड मुझे भी मेरे जो पैसे हैं वो मुझे रिस्पेक्टफुली डिग्निटी के साथ मिलने चाहिए। डिग्निटी यानी कि मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को रिस्पेक्टफुली, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए मुझे ये जो पैसे हैं मुझे डिग्निटी से दो, यानी कि अच्छी तरीके से मुझे पैसे दो। एंड फिर उन्होंने उसको जो कॉइन्स के उसको फेंक के दिया था उसको डिग्निटी से अच्छी तरीके से दिया, ठीक है। तो इधर क्या लिखा है कि ये जो मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया। ही फील्स दैट, मतलब उसको क्या लड़के को लगता था, लड़के को ऐसा फील होता था कि वो जो काम कर रहा है, जो शू शाइन का काम कर रहा है, वो उसने अच्छी तरीके से, उसका डिग्निटी है, मतलब उसके काम में भी डिग्निटी है, यानी कि वो भी अपना जो काम है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए करता है। एंड तो उसको जो फीस मिल रही है, यानी कि उसको जो शू शाइन के बाद उसको जो पैसे मिल रहे हैं वो भी उसको रिस्पेक्टफुली मिलने चाहिए, ठीक है। तो वो ऐसा समझता था। तो कोई भी काम हो, ठीक है, कोई भी प्रोफेशन हो, तो कोई भी प्रोफेशन है तो हर एक प्रोफेशन जो है वो डिग्निटी है उसमें, ठीक है। चाहे वो कोई बड़ा प्रोफेशन हुआ, कोई इंजीनियर है, कोई पॉलिटिशियन है, डॉक्टर है, या फिर कोई छोटा प्रोफेशन हुआ यानी कि कोबलर वाला, ठीक है, कोई मोची है यानी कि जो जूते वगैरह चलता है। तो ऐसे जो प्रोफेशन है इनमें भी रिस्पेक्ट डिग्निटी है, ठीक है। ये जो लोग हैं
जो ये सारा काम करते हैं इनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो इनकी जो फ़ीस है इनको डिग्निटी से अच्छी तरीके से देनी चाहिए, मिलनी चाहिए इनको भी इनकी फ़ीस। द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट है दो तरीके से इक्वालिटी जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखी है, इक्वालिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए दो तरीके गवर्नमेंट के पास। पहला जो तो है फर्स्ट जो है वो है लॉज, ठीक है, लॉज के हिसाब से मतलब कानून बना के वो जो इक्वालिटी है उसको कंट्री में ला सकते हैं। और दूसरा है गवर्नमेंट प्रोग्राम्स शुरू करके, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स या फिर स्कीम्स शुरू करके, ताकि डिसएडवांटेजियस कम्युनिटीज़ जो है उनकी हेल्प हो सके। डिसएडवांटेजियस कम्युनिटीज़ यानी कि ग्रुप ऑफ लोग जो कि डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, ठीक है, उनके लिए प्रोग्राम्स स्कीम्स जो है गवर्नमेंट शुरू करती है, ठीक है। एक स्कीम के बारे में हम इधर डिस्कस भी करेंगे। देयर आर सेवरल लॉज इन इंडिया टू प्रोटेक्ट एवरी पर्सनस राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली, यानी कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे कायदे कानून बनाए गए हैं ताकि हर एक पर्सन जो है हर एक पर्सन को इक्वली ट्रीट किया जा सके, ठीक है। इन एडिशन टू लॉज, यानी कि लॉज के साथ साथ जो गवर्नमेंट है वो बहुत सी स्कीम्स भी लाती है, बहुत सारे ऐसी स्कीम भी लाती है ताकि जो कम्युनिटीज़ और इंडिविजुअल्स है, यानी कि जो ग्रुप ऑफ लोग हैं या फिर इंडिविजुअल है, कम्युनिटीज़ यानी कि ग्रुप ऑफ लोग और इंडिविजुअल यानी कि एक ही पर्सन, तो ऐसे लोगों को, ऐसे कम्युनिटीज़ को, ऐसे ग्रुप ऑफ लोगों को हेल्प करने के लिए, मतलब जो ऐसे जो लोग हैं जिनको बहुत सालों से, मतलब जिनको बहुत पहले से उनकी पीढ़ी और जो उनके एंसेस्टर्स थे उनको भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा था, एंड फिर जब वो लोग हैं उनको भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है, तो ऐसे लोगों को हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स और स्कीम्स जो है लाती है, ठीक है। एक वन सच स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट, यानी कि एक जो स्कीम है, एक जो कदम है जो कि गवर्नमेंट ने उठाया है इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए, वो है मिड डे मील स्कीम, ठीक है। दिस रेफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस, मिड डे मील स्कीम के बारे में आपने सुना भी होगा, ठीक है। स्कूल में फॉलो होती है ये, आज के टाइम में भी कुछ स्कूल जो है उनमें मिड डे मील स्कीम जो है फॉलो होती है। ये क्या है, दिस रेफर्स टू द प्रोग्राम, यानी कि एक प्रोग्राम था जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स, यानी कि हर गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स में जो है मिड डे मील स्कीम जो है का प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, लाया गया था, ताकि उसमें क्या किया जाता था कि जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको पका हुआ खाना लंच में मिला जाता था। यानी कि वो जो छोटे बच्चे थे वो घर से खाना नहीं ला पाते थे, ठीक है। क्या था कि वो बहुत गरीब बच्चे हुआ करते थे, तो क्या था कि वो घर से खाना नहीं ला पाते थे, तो उनको स्कूल में आके तो उनको भूख भी लगती है, वो भी तो ह्यूमन ही है ना। तो क्या था कि उसमें क्या होता था, मिड डे मील स्कीम में क्या था कि हर गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल में ये स्कीम जो थी लाई गई थी, जिसमें बच्चों को पका हुआ लंच टाइम होता है ना, तो लंच टाइम में उनको स्कूल से ही पका हुआ खाना मिलता था, ठीक है, उन्हें घर से नहीं लाना पड़ता था। तमिलनाडु एक पहला स्टेट था इंडिया का जिसमें ये मिड डे मील स्कीम लाई गई थी, और 2001 में जो सुप्रीम कोर्ट था उसने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को बोल दिया था अपने स्कूल्स में ये प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए 6 मंथ में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में ऐलान कर दिया था कि सभी स्टेट की गवर्नमेंट्स को ये जो प्रोग्राम है ये 6 महीने के अंदर अंदर अपने सभी स्कूलों में शुरू कर देना है। दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मेनी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स, यानी कि ये जो प्रोग्राम था मिड डे मील वाला, इसमें काफ़ी सारे इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स थे, बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स थे। क्या इफ़ेक्ट्स थे? These include the fact that more poor children had begun enrolling and regularly attending school, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक जो इसका पॉजिटिव, एक जो इसका अच्छा इफेक्ट हुआ मिड डे मील स्कीम का, कि जो पुअर, जो गरीब बच्चे थे, उन्होंने देखा कि अच्छा स्कूल में ऐसे मिड डे मील्स की, मतलब स्कूल से ही खाना मिलता है, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पेरेंट्स ने ऐसे देखा, जो बेचारे पुअर पेरेंट्स थे, जो गरीब लोग थे, वो क्या था, उन्होंने देखा कि ये स्कूल जो है वो खुद से ही खाना दे रहे हैं बच्चों को, तो उनको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे क्या था कि जो गरीब बच्चे थे, मतलब जो गरीब पेरेंट्स थे, उन्होंने भी अपने बच्चों को फिर स्कूल्स में डालना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि मिड डे मील्स दिया जा रहा है, यानी कि लंच जो है वो स्कूल वाले खुद दे रहे हैं। तो उन्होंने भी मतलब इसमें क्या हुआ कि मिड डे मील स्कीम के बाद बहुत से जो पुअर बच्चे थे, जो गरीब बच्चे थे, उन्होंने स्कूल्स जो है अटेंड करना शुरू कर दिया, रेगुलरली अटेंड करना शुरू कर दिया, यानी कि इनरोलिंग, यानी कि उन्होंने अपना स्कूल्स में, मतलब बहुत से जो छोटे बच्चे थे, जो पुअर बच्चे थे, जो गरीब बच्चे थे, उन्होंने फिर स्कूल्स में एडमिशन लेना शुरू किया बहुत से बच्चों ने, और रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल, फिर उन्होंने स्कूल को रोज़ अटेंड करना, रोज़ स्कूल आना भी शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि स्कूल से खाना मिल रहा है, रोज़ नई वैरायटी का खाना मिल रहा है, उन्होंने देखा है, उन्होंने स्कूल रोज़ अटेंड करना शुरू कर
दे। अगर आपके स्कूल में भी ऐसे ही रोज़ रोज़ नई वैरायटी का स्कूल वाले खाना दे तो आपको भी होगा ना कि आज क्या खाना मिलेगा, मैं भी जाके देखूँ आज खाना मिलेगा, ठीक है, तो आप फिर स्कूल जाओगे, ठीक है। तो ऐसे ही क्या था कि इसके भी बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हुए। अभी इसके जो और भी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और कुछ नई चीज़ें भी देखेंगे हम मिड डे मील्स के बाद। जैसे इश्यूज़ ऑफ इक्वालिटी एंड अदर डेमोक्रेसीज स्टोरी पढ़ेंगे एक रोज़ा पार्क्स की, फिर चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, छोटा सा चैप्टर है, 2 पार्ट्स में हम कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।